जय हिंद इंडिया। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की तपती रेत, चारों ओर सन्नाटा, ऊपर आसमान में दुनिया के सबसे आधुनिक जासूसी सैटेलाइट लगातार भारत पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि अगर भारत कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएगा तो उसकी एक एक तस्वीर अंतरिक्ष से कैद हो जाएगी। लेकिन 11 मई 1998 की दोपहर राजस्थान के पोखरण में धरती अचानक जोरदार धमाके के साथ हिल उठी। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस, यूरोप, किसी को भी इस परीक्षण की भनक तक नहीं लगी। भारत ने दुनिया के सबसे गुप्त सैन्य अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत को परमाणु बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1974 में पहला परीक्षण क्यों किया गया? 1998 तक भारत ने दुनिया को इंतजार क्यों करवाया? अमेरिकी सैटेलाइट को कैसे धोखा दिया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिशन को कैसे अंजाम दिया और इस एक फैसले ने भारत की वैश्विक पहचान कैसे बदल दी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पोखरण की पूरी कहानी जानेंगे। इतिहास, विज्ञान, राजनीति, कूटनीति और उन लोगों के बारे में जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक विस्फोट की कहानी नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी है। भारत को परमाणु शक्ति बनने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर अपन पहले चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आखिर ये डिमांड में क्यों आया कि भारत ने ऐसा कदम उठाया या भारत ने ऐसा क्यों सोचा कि परमाणु शक्ति की हमें जरूरत है और भारत फिर इसके ऊपर काम क्यों करने लगा। वो अपन इसी के नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे, इसी वीडियो के अंदर ही। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि भारत को परमाणु शक्ति बनने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दुनिया में शांति की सबसे बड़ी गारंटी केवल अच्छे इरादे नहीं बल्कि मजबूत तैयारी भी होती है। दोस्तों, जब भी भारत के परमाणु कार्यक्रम की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहले 11 मई 1998 का पोखरण परीक्षण आता है। लेकिन सच यह है कि उस धमाके की कहानी केवल कुछ सेकंड की नहीं थी। इसके पीछे लगभग 50 वर्षों की मेहनत, वैज्ञानिकों की तपस्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा से जुड़ी गहरी चिंताएं थी। आज हम समय का पहिया पीछे घुमाते हैं। साल 1947 भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन यह आज़ादी बहुत भारी कीमत देकर मिली थी। देश का विभाजन हुआ, लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, सांप्रदायिक हिंसा हुई और नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जो आर्थिक रूप से कमजोर था, औद्योगिक रूप से पिछड़ा था और सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील था। उस समय दुनिया भी बदल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ही एक नया दौर शुरू हुआ, शीत युद्ध। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियां केवल हथियार नहीं बना रही थी बल्कि दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में थी। इसी दौर में परमाणु हथियार शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि एक ही विस्फोट लाखों जिंदगियां और पूरे शहर को पल भर में तबाह कर सकता है। भारत के नेताओं ने भी यह सब देखा, लेकिन भारत का दृष्टिकोण अलग था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विज्ञान और तकनीक को आधुनिक भारत की नींव मानते थे। उनका मानना था कि यदि भारत को भविष्य में एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो उसे विज्ञान में आत्मनिर्भर होना होगा। इसी सोच के साथ देश में
वैज्ञानिक संसाधनों की स्थापना शुरू हुई। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है कि एक ऐसे वैज्ञानिक का जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा। मेरा फेवरेट कैरेक्टर एवर, होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि दूरदृष्टि रखने वाले योजनाकार भी थे। उन्हें यह एहसास था कि परमाणु ऊर्जा केवल बम बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। 1948 में भारत ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। उस समय देश के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। धीरे धीरे भारत ने परमाणु अनुसंधान की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए, लेकिन इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। 1962 आया और भारत का सामना हुआ चीन से। यह युद्ध भारत के लिए गहरा झटका था। सीमित तैयारी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और सैन्य कमियों के कारण भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध ने एक कठोर सच्चाई सामने रख दी, केवल आदर्शों से देश सुरक्षित नहीं रहता। इसके ठीक 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर दिया। अब भारत के सामने स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। एक परमाणु शक्ति उसकी उत्तरी सीमा पर खड़ी थी। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था। अब सवाल केवल विकास का नहीं था, सवाल था क्या भारत भविष्य में अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर पाएगा। यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम ने एक नया मोड़ लिया। अब वैज्ञानिक अनुसंधान केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा भी चर्चा का केंद्र बनने लगी। क्योंकि ये देखो, यह सब चीजें जरूरी है। जब आप चारों तरफ से गिर जाओगे, जब आपको लगने लगेगा यार मैं तो कभी भी अटैक हो सकता हूँ, तो फिर आप उन पे अटैक करने के लिए आपके पास क्या तैयार है, क्या खिलौना है आपके पास, तो वो खिलौना तो बनाना पड़ेगा ना। हालांकि भारत ने सार्वजनिक रूप से हमेशा शांति की बात की, लेकिन देश के रणनीतिक विशेषज्ञ समझ चुके थे कि बदलती दुनिया में मजबूत रक्षा क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है। यही वह समय था जब भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने की दिशा में गंभीर तैयारी शुरू कर दी। दुनिया को शायद इसकी भनक भी नहीं थी, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति का संतुलन बदलने वाली थी। और उस कहानी का पहला बड़ा अध्याय खुलने वाला था। 18 मई 1974, एक ऐसा दिन जिसने पहली बार दुनिया को यह एहसास कराया कि भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि विज्ञान और रणनीति के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने जा रहा है। लेकिन आखिर उस दिन पोखरण की रेत के नीचे क्या हुआ था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुड्ढा कैसे तैयार किया गया और भारत ने दुनिया को चौंका कैसे दिया, इसकी पूरी कहानी हम अभी जान रहे हैं। देखो, पोखरण परमाणु परीक्षण की पूरी कहानी। ऑपरेशन स्माइलिंग बुड्ढा, भारत का पहला परमाणु विस्फोट। 18 मई 1974, राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान, सुबह का समय। पोखरण के आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक फैली रेत, तेज धूप और कुछ सैन्य गतिविधियां, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि धरती के सैकड़ों फीट नीचे भारत इतिहास लिखने वाला है। मतलब बहुत ही पावरफुल ये लाइंस जो मैंने बोली है कि धरती के सैकड़ों फीट नीचे भारत इतिहास लिखने वाला है। ये किसी को भी नहीं पता, इवन भारत को भी नहीं पता कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो लोग उस जमाने में, इस टेक्नोलॉजी में इतने शातिर थे कि किसी को भनक ना हो कि मेरे ही देश में क्या हो रहा है। दुनिया की नजरें उस समय अमेरिका और सोवियत संघ पर थी। शीत युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन नई मिसाइलें बन रही थी, नए परमाणु परीक्षण हो रहे थे और महाशक्तियां एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में थी। लेकिन इस बार कहानी किसी महाशक्ति की नहीं थी। यह कहानी थी एक ऐसे देश की जिसे दुनिया अब विकासशील मानती थी। भारत ने वर्षों तक बेहद गोपनीय तरीके से अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
इस मिशन के बारे में जानकारी केवल चुनिंदा वैज्ञानिकों, सेना के अधिकारियों और सरकार के कुछ वरिष्ठ लोगों तक सीमित थी। मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें चली हैं, वो सिर्फ सीमित लोगों तक ही थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कई महीनों की तैयारी के बाद अंतिम अनुमति दी गई। पोखरण को इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्षेत्र कम आबादी वाला था। राजस्थान का यह क्षेत्र जो पोखरण है वो बहुत कम आबादी वाला था, विशाल रेगिस्तान से घिरा था और यहाँ परीक्षण को गोपनीय रखना अपेक्षाकृत आसान था। वैज्ञानिकों ने जमीन के भीतर लगभग 100 मीटर से अधिक गहरा शाफ्ट तैयार किया। इसी के भीतर परमाणु उपकरण स्थापित किया गया। हर चरण को बार बार जांचा गया क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को विफल कर सकती थी। 18 मई 1974 की सुबह सभी टीमें अपनी अपनी जगह तैयार थी। कुछ क्षण बाद काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। धरती जोर से कंपी, रेगिस्तान की रेत ऊपर उछली। कुछ ही सेकंड में धूल का विशाल गुब्बारा आसमान की ओर उठने लगा। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था। यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, यह एक संदेश था। भारत अब आधुनिक विज्ञान और रणनीतिक तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है। इस मिशन का कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध, जो भी बोल सकते हैं अपन। कहा जाता है कि परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस मिशन को यही नाम दिया गया। हालांकि भारत सरकार ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया, लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि भारत अब परमाणु तकनीक हासिल कर चुका है। खबर फैलते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। अमेरिका, कनाडा और कई निश्चित देशों में चिंता व्यक्त थी कि कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी और परमाणु सहयोग से जुड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने परमाणु सामग्री और तकनीक के निर्यात पर कड़े नियम बनाए ताकि भविष्य में किसी अन्य देश के लिए ऐसी क्षमता विकसित करना कठिन हो जाए। लेकिन इस प्रतिबंधों का भारत पर एक अलग ही असर पड़ा। जहां दुनिया सोच रही थी कि भारत रुक जाएगा, वहीं भारत ने तय किया कि अब उसे और अधिक आत्मनिर्भर बनना होगा। देश के वैज्ञानिकों ने विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय अपने संसाधनों से नई तकनीक विकसित करना शुरू किया। यही वह दौर था जिसने आने वाले दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा, अनुसंधान और परमाणु तकनीक की मजबूत नींव रखी। लेकिन इस सफलता के बाद भी एक बड़ा सवाल बाकी था। अगर भारत के पास परमाणु क्षमता थी, तो फिर अगले परीक्षण के लिए पूरे 24 साल क्यों इंतजार किया गया? क्या राजनीतिक दबाव था? क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर पड़ा? या फिर भारत किसी सही समय का इंतजार कर रहा था? इन सवालों का जवाब हमें 1974 से 1998 के बीच के उन वर्षों में मिलता है जब दुनिया बदल रही थी, सरकारें बदल रही थी, लेकिन भारत का गुप्त परमाणु कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा था। और फिर 1998 में एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जिसने अमेरिका की सबसे आधुनिक जासूसी व्यवस्थाओं को भी धोखा दे दिया। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति के बारे में अगर हम जानेंगे कि पोखरण परमाणु परीक्षण जो है 24 साल का इंतजार और दुनिया का सबसे गुप्त मिशन था, हम अभी अगर उसकी मैं चर्चा करूं तो वो इस प्रकार से है कि
1974 के सफल परमाणु परीक्षण के बाद ऐसा लगा कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। अगले 24 वर्षों तक भारत ने कोई सार्वजनिक परमाणु परीक्षण नहीं किया। दुनिया को लगा कि शायद भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गया है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प था। भारत रुका नहीं था, भारत तैयारी कर रहा था। 1974 के परीक्षण के बाद अमेरिका और कई पश्चिम देशों में भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए गए। परमाणु तकनीक, उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संसाधनों की उपलब्धता कठिन हो गई। कई विशेषज्ञों का मानना था कि इन प्रतिबंधों से भारत का परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका भी उल्टा। उल्टा क्या हुआ? भारतीय वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि अगर दुनिया तकनीक नहीं देगी तो भारत अपनी तकनीक खुद बनाएगा। यही वह दौर था जब देश में स्वदेशी अनुसंधान को नई गति मिली। धीरे धीरे परमाणु रिएक्टर्स, नियंत्रण प्रणालियां, विस्फोटक तकनीक और कई महत्वपूर्ण उपकरण भारत में ही विकसित किए जाने लगे। यह सफर आसान नहीं था। कई प्रयोग असफल हुए, कई बार संसाधनों की कमी आई, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इसी दौरान दुनिया भी बदल रही थी। सोवियत संघ टूट चुका था, शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन एशिया में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। उधर पाकिस्तान भी परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा था। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि अब केवल वैज्ञानिक क्षमता होना पर्याप्त नहीं है, दुनिया को यह दिखाना भी जरूरी है कि भारत के पास विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। 1990 के दशक में और उसके मध्य में एक बार फिर पोखरण में गतिविधियां बढ़ने लगी, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती वैज्ञानिक नहीं थे। सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स। देखो, अमेरिका कहाँ है, फिर भी उसकी जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो तकनीकी है, वो उस समय वो भारत से काफ़ी, अगर रियल में देखा जाए तो आगे चल रही थी, क्योंकि उतना डर था कि अमेरिकी सैटेलाइट्स में वो चीज़ें नहीं आ जाए कि हम भारत अभी आगे क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो सबके दिल में ये रहता है कि अभी भारत क्या करेगा। जब भारत ने इतना बड़ा काम कर दिया तो अभी भारत और कुछ भी कर सकता है, और उस क्या नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो ये सब उसके ऊपर नजर रखने के लिए जो अमेरिकी सैटेलाइट्स हैं, उसका भारत को थोड़ा बहुत खतरा था, या थोड़ी बहुत वो चुनौती थी कि उनके आइडिया कहीं लीक ना हो जाए। उस समय अमेरिकी उपग्रह लगभग लगातार पृथ्वी की निगरानी कर रहे थे। वे रेगिस्तान में हो रहे बड़े निर्माण, वाहनों की आवाजाही और असामान्य गतिविधियों तक पर नजर रख सकते थे। मतलब उनका तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी कि वो इतनी नज़र भारत में क्या चल रहा है, किस जगह क्या चल रहा है, इतनी नज़र वो रख सकते थे। इसलिए भारत को केवल परमाणु परीक्षण नहीं करना था, उसे दुनिया की सबसे उन्नत निगरानी व्यवस्था को भी भ्रमित करना था। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे गोपनीय अभियानों में से एक। वैज्ञानिकों को सामान्य नागरिकों जैसे कपड़े पहनाए गए। कई बार वे सेना के इंजीनियरों के रूप में यात्रा करते थे। दिन के समय काम सीमित रखा जाता था। जब जासूसी उपग्रह ऊपर से गुजरने वाले होते तब गतिविधियां रोक दी जाती। रात के अंधेरे में उपकरणों को परीक्षण स्थल तक पहुंचाया जाता। वाहनों के टायरों के निशान तक मिटा दिए जाते थे।
ताकि ऊपर से देखने पर कोई असामान्य हलचल दिखाई ना दे। कितना कुछ करना पड़ता है एक बड़े मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक टीम वर्क करनी पड़ती है और वो टीम वर्क इतनी मजबूत होती है कि वो अपने पड़ोसी को भी ना बताए कि चल क्या रहा है, आखिर मैं क्या कर क्या रहा हूँ। तो वो जब चीजें होती है ना, तब जाके मिशंस जो अपन बोलते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो वाहनों के टायरों के निशान तक मिटा दिए जाते थे ताकि ऊपर से देखने पर कोई असामान्य हलचल दिखाई ना दे। रेगिस्तान की खुदाई से निकली रेत को भी इस तरह फैलाया गया कि ऊपर से देखने पर वह प्राकृतिक लगे। यह केवल विज्ञान नहीं था, यह धैर्य, अनुशासन और रणनीति का अद्भुत मेल था। इसी मिशन में एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे आज पूरा भारत गर्व से याद करता है, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम उस समय देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे और रक्षा अनुसंधान तथा मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनके साथ R चिदम्बरम सहित अनेक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस मिशन को सफल बनाने में योगदान दिया था। इन सभी लोगों ने वर्षों तक बिना किसी सार्वजनिक पहचान या प्रचार के काम किया। मतलब आज तो लोग क्या करते हैं, मैंने कुछ छोटा सा काम कर दिया, तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, भैया तो मैंने किया, सिर्फ बाकी कोई नहीं कर पाया। वहाँ उस समय ऐसा नहीं था। धैर्य, अनुशासन, रणनीति, अनुभव था, वहाँ पे धैर्य था, तब चीजें वो इतनी बड़े लेवल पे सक्सेसफुल होती है। इन सभी लोगों ने वर्षों तक बिना किसी सार्वजनिक पहचान या प्रचार के काम किया था। उनका लक्ष्य केवल एक था, भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। 1998 की गर्मियों तक सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। देखो 1998 की गर्मियां जब आई तब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। अब केवल अंतिम आदेश का इंतजार था। देश की नई सरकार ने निर्णय ले लिया, इतिहास फिर से लिखा जाने वाला था। लेकिन इस बार केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि ऐसे विस्फोट होने वाले थे जो पूरी दुनिया को यह संदेश देने वाले थे कि भारत अब एक घोषित परमाणु शक्ति है। 11 मई 1998 दोपहर का समय। राजस्थान के पोखरण में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन धरती के नीचे इतिहास सांस से रोककर इंतजार कर रहा था। कुछ ही क्षणों में ऐसा धमाका होने वाला था जिसकी गूंज केवल रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली थी, वह पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली थी। और उसी क्षण भारत आधिकारिक रूप से विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों की श्रेणी में अपना स्थान दर्ज करने वाला था। उस ऐतिहासिक दिन की पूरी कहानी अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ऑपरेशन शक्ति, जब भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। देखो 11 मई 1998 दोपहर का समय राजस्थान के पोखरण का रेगिस्तान हमेशा की तरह शांत दिखाई दे रहा था। तपती धूप, दूर दूर तक फैली रेत और अन्य सैन्य गतिविधियां। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण छिपा हुआ था। कई महीनों की गुप्त तैयारी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह पर थे। भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क थी। संचार व्यवस्था को सीमित रखा गया था। हर व्यक्ति जानता था कि अगर जरा सी भी जानकारी बाहर गई
तो वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो लोगों की जो एकता थी, स्ट्रेंथ थी, उनका जो मोटिव था, उनका जो मोटिवेशन था, उनका जो धैर्य था, अनुशासन था, रणनीति थी, उनका जो काम करने का तरीका था, वो सब वो पता चलता है कि यार एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक साथ हमको एकजुट होकर चलना ही पड़ेगा, एकजुट होकर करना ही पड़ेगा। बट क्योंकि उसके अलावा हम इसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। सक्सेसफुल बनाने के लिए इसको हमें एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और वो चीजें हमको बाहर किसी को वायरल नहीं करनी है। तो कहा जाता है कि हर व्यक्ति जानता था कि अगर जरा सी भी जानकारी बाहर गई तो वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सकता था। कमांड पोस्ट में अंतिम जांच शुरू हुई। सभी उपकरणों की स्थिति सामान्य थी। भूमिगत सुरंगों में लगाए गए सेंसर सक्रिय थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया और फिर एक पल ऐसा आया जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। धम! धरती जोर से कांप उठी। रेगिस्तान की रेत कई मीटर ऊपर उछल गई। धूल का विशाल बादल आसमान की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वैज्ञानिकों के मॉनिटर पर संकेत आने लगे, मिशन इज सक्सेसफुल। पहला परीक्षण सफल था, लेकिन यह अंत नहीं था। लो वैज्ञानिक, प्राइम मिनिस्टर, सेना, खुशी का माहौल। उनका जो मिशन था, उनकी जो तपस्या थी, उनका जो सेक्रीफाइस था, वो एक लिखा हुआ सामने दिखाई दे रहा था। और क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा था? मिशन सक्सेसफुल, जिंदगी सक्सेसफुल, मेरा इस भारत में जन्म लेना सक्सेसफुल। तो पहला परीक्षण सफल था, लेकिन यह अंत नहीं था। उस दिन कुल 3 अलग अलग परमाणु उपकरणों का परीक्षण किया गया। ये देखो, इनमें अलग अलग डिजाइन और क्षमता वाले उपकरण शामिल थे ताकि वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की तकनीकों का परीक्षण कर सके। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया, अब वह केवल परमाणु तकनीक जानने वाला देश नहीं, बल्कि उसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला राष्ट्र है। कुछ ही समय बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को संबोधित करते हुए घोषणा की कि भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर लिया है। यह समाचार बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, हर राजधानी में हलचल मच गई। कई देशों की खुफिया एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भारत ने यह मिशन उनकी नजर से बचाकर कैसा पूरा किया, क्योंकि दुनिया की सबसे आधुनिक जासूसी व्यवस्था भी इस बार असफल साबित हुई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। देखो, 2 दिन बाद 13 मई 1998 भारत ने 2 और सफल परीक्षण किए। अब दुनिया के सामने कोई संदेह नहीं बचा था। मतलब क्या होता है भाई, मैंने तो एक बार कर लिया, तुक्का हुआ होगा, 2 बार कर लिया हुआ यार, फिर से तुक्का हो गया। मैं जब तीसरी बार करके दिखा रहा हूँ, मैं जब चौथी बार करके दिखा रहा हूँ, मैं जब बार बार करके दिखा रहा हूँ, तो वो तुक्का नहीं, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो वैज्ञानिक है, वो सैन्य शक्तियां हैं, वो धैर्य है, वो अनुशासन है, वो एक सपना है जो उन लोगों ने बार बार पूरा किया और दिखाया है कि भारत के पास सब कुछ है और वो सब कुछ कर लेगी। भारत ने
2 और सफल परीक्षण किए। बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि मतलब वो एक गाना था ना, एक बार से जी नहीं भरता, पता नहीं मिल के कर दोबारा, ऐसा कुछ, तो वो गाना यहाँ पे मुझे को याद आया। अब दुनिया के सामने कोई संदेह नहीं बचा था, भारत आधिकारिक रूप से एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बन चुका था। देश भर में उत्साह की लहर दौड़ गई, लोग सड़कों पर निकल आए, वैज्ञानिकों का सम्मान होने लगा। अरे सम्मान तो होना ही चाहिए उन लोगों का जिन्होंने देश को इतने नेक्स्ट लेवल तक जाकर खड़ा कर दिया, और खड़ा नहीं, उनको कंटिन्यू कर दिया। आप कंटिन्यू और जितना आगे जा सको जाओ। सैल्यूट है उन वैज्ञानिकों को, उस सैन्य शक्तियों को। यह केवल सैन्य उपलब्धि नहीं थी, यह आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन जहां भारत में जश्न था, वहीं दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ गई। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए। कुछ अन्य देशों ने अपने अपने स्तर पर कड़े कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के इस निर्णय की आलोचना भी हुई, लेकिन भारत का स्पष्ट जवाब था, यह परीक्षण किसी देश को धमकाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। भारत ने दोहराया कि उसकी परमाणु नीति रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। हमारा इरादा आप किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम अपनी राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं वो मजबूत बनाई हैं और उसके ऊपर हमने काम किया है। उधर पाकिस्तान भी इस घटनाक्रम को ध्यान दे रहा था। भारत के परीक्षण के कुछ दिनों ही बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागई पहाड़ियों में अपने परमाणु परीक्षण किए। अब दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। भारत और पाकिस्तान दोनों घोषित परमाणु शक्ति बन चुके थे। दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों के लिए यह एक नया अध्याय था, लेकिन भारत के लिए यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह उन हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सैनिकों और नीति निर्माताओं की वर्षों की मेहनत का परिणाम था। वर्षों की तपस्या जो उन्होंने की है वो उसका परिणाम था, जिन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के देश की सुरक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। आज भी जब हम पोखरण का नाम सुनते हैं तो केवल एक विस्फोट याद नहीं आता है, याद आता है हमें साहस, अनुशासन और गोपनीयता, और वह आत्मविश्वास जिसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है। लेकिन एक सवाल आज भी अक्सर पूछा जाता है, क्या इन परीक्षणों के बाद भारत सचमुच अधिक सुरक्षित हुआ? भारत की परमाणु नीति क्या है? क्या भारत पहले परमाणु हमला करेगा? भारत के पास आज कितनी क्षमता है और भारत में परमाणु शक्ति का क्या महत्व रहेगा? इन सभी की चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूं। देखो, भारत की जो परमाणु नीति है और आज की जो ताकत और प्रेरणादायक जो चीजें हैं वो ये है कि देखो 11 और 13 मई 1998 के परीक्षणों के बाद दुनिया बदल चुकी थी, भारत भी बदल चुका था। अब भारत को केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखा जा रहा था, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा था जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का सामर्थ्य खुद रखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है? इसका जवाब भारत ने अपनी नीति से दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि
विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना है, यानी ऐसी क्षमता जिसमें कोई भी दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि देखो, भारत ने वो करके दिखाया है, और भारत ने जो करके दिखाया है उसमें से कोई भी 100 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। भारत ने जो करके दिखाया है उसमें तो कई बार ही कोई लोग सोचने को 100 बार मजबूर हो ही जाएगा ना, क्योंकि भारत ने जो करके दिखाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक अचंभित चीज हो गई थी। इसके साथ ही भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति घोषित की कि भाई डरो मत, हम पहले कभी यूज नहीं करेंगे हमारा जो खिलौना है। नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे, अगर हम पे कुछ हुआ तो हम देखो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। इसका अर्थ है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। यदि कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। ये देखो, इसके साथ ही भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति घोषित की। इसका अर्थ है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। यह है नो फर्स्ट यूज की नीति। यह नीति भारत को दुनिया के कई देशों से अलग पहचान देती है। भारत बार बार ये दोहराता रहा कि उसकी परमाणु शक्ति का उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि युद्ध को रोकना है। यही कारण है कि भारत ने हमेशा जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनने पर जोर दिया है। 1998 के बाद भारत ने केवल परमाणु हथियार ही नहीं बनाए, बल्कि उन्हें सुरक्षित और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी व्यवस्था भी विकसित की। आज भारत के पास तीनों माध्यमों से जवाब देने की क्षमता विकसित हो चुकी है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ के न्यूक्लियर ट्रेड कहते हैं। इसका अर्थ है कि यदि कभी आवश्यकता पड़े तो भारत जमीन से मिसाइलों द्वारा जवाब दे सकता है, हवा से लड़ाकू विमानों के माध्यम से जवाब दे सकता है, और समुद्र में मौजूद परमाणु सक्षम पनडुब्बियों से भी जवाब देने की क्षमता रखता है। यही व्यवस्था किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। इसके पीछे दशकों का अनुसंधान, वैज्ञानिकों की मेहनत और भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारी शामिल है। और अगर हम देखते हैं पोखरण से, अगर हम पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो यह केवल परमाणु बम की कहानी नहीं है, यह कहानी है दूरदृष्टि की, धैर्य की, अनुशासन की और आत्मनिर्भरता की। 1948 में एक सपना देखा गया, 1974 में पहली सफलता मिली, 1998 में दुनिया ने उसे सपने की शक्ति देखी। यानी लगभग 50 वर्षों तक हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों ने बिना किसी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के काम किया। उनके नाम शायद हर भारतीय को याद ना हो, लेकिन उनकी मेहनत का परिणाम पूरा देश महसूस करता है। आज हम जिस भारत को देखते हैं यह केवल नेताओं के फैसलों से नहीं बना, यह वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में, सैनिकों की चौकियों पर, इंजीनियरों की कार्यशालाओं में और लाखों मेहनतकश भारतीयों के समर्पण से बना है। पोखरण हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य एक दिन में पूरे नहीं होते, उनके लिए वर्षों की तैयारी, असफलताओं से सीखने का साहस और देश के प्रति समर्पण चाहिए। जब संसाधन कम थे तब भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। जब दुनिया ने प्रतिबद्ध लगाए तब भी भारत ने अपने दम पर आगे बढ़ना चुना। यही आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। दोस्तों, राजस्थान के उस शांत रेगिस्तान में आज भी हवा चलती है, रेत आज भी उड़ती है, लेकिन उस रेत के नीचे भारत के आत्मविश्वास का इतिहास दफन नहीं बल्कि जीवित है। वहां हुआ विस्फोट केवल धरती के भीतर नहीं हुआ था, उसने करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया था कि अगर इरादे मजबूत हो तो सीमित संसाधन भी इतिहास बदल सकते हैं। पोखरण केवल एक स्थान नहीं, वह भारत के साहस का प्रतीक है।
वह वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है, वह आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला संकल्प का प्रतीक है। और शायद इसलिए इतिहास में कुछ धमाके केवल आवाज नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों की सोच भी बदल देते हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो इसलिए अगर इसमें मैं आपको ऐड करूं, ऑपरेशन शक्ति के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी, अगर अपन थोड़ा उस पर अध्ययन कर लें तो और अपना जो फंडामेंटल है, जो और अपनी जो नॉलेज है वो क्लियर होगा। दोस्तों, किसी भी परमाणु परीक्षण में सबसे कठिन काम केवल बम बनाना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है उसे पूरी दुनिया की नज़रों से छिपाकर सफल बनाना। क्योंकि क्या होता है, लीक करने वाली चीज़ें बहुत होती है। आजकल चीज़ें दो बंदों के बीच में सेफ नहीं है, वहाँ हजारों बंदे मिलके या हजारों लोग मिलके, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सैन्य शक्तियाँ मिलके उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट को काम पे लगाया या काम किया, तो उनके बीच में गोपनीयता बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। आजकल अपन देखते हैं तो दो यारों के बीच में चीजें लीक हो जाती है, तो वो तो जमाना था, वो लोग थे, तो ऐसी चीजें थी उस जमाने में। उसे पूरी दुनिया की नजरों से छिपाकर सफल बनाना भी था। 1998 में भारत ठीक इसी चुनौती का सामना कर रहा था। उस समय दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई थी। अब युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़े जाते थे, अब आसमान से भी देशों पर नजर रखी जाती थी। अमेरिका के पास ऐसे जासूसी उपग्रह थे जो पृथ्वी की सतह पर होने वाली कई गतिविधियों की निगरानी कर सकते थे। भारत की नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों का पता था कि यदि पोखरण में बड़े पैमाने पर असामान्य गतिविधियां दिखाई देगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ सकते हैं और परीक्षण पर दबाव बढ़ सकता है। यानी भारत का मुकाबला केवल समय से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत निगरानी व्यवस्था से भी था। देखो, अब मैं बात करता हूँ पहली चुनौती थी गोपनीयता। यह पूरा मिशन इतना गोपनीय रखा गया कि इसकी जानकारी बेहद सीमित लोगों तक ही रही। कई सरकारी विभागों ने भी केवल आवश्यकता के आधार पर जानकारी साझा की गई है। वैज्ञानिकों को भी कई बार यह नहीं बताया जाता था कि अगला चरण कब शुरू होगा। ऐसा इसलिए ताकि यदि कहीं से भी जानकारी बाहर जाए तो पूरे मिशन पर खतरा ना आ जाए। तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी। इस अभियान में नीड टू नो सिद्धांत अपनाया गया, यानी जितनी जानकारी किसी व्यक्ति के काम के लिए जरूरी है उसे केवल उतनी जानकारी दी जाए। यही रणनीति मिशन की सबसे सुरक्षा बनी। मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है भैया उसको उतनी जानकारी दो। मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पीछे क्या किया, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मेरा आगे से किससे मेल मिलाप है, वो अभी हम वो करने वाले हैं। फ्यूचर प्लान उसको नहीं बताना है भाई, तेरा प्रेजेंट का काम या तेरा 2 घंटे का काम ये तो ये कर ले, फिर हम तेरे को नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। हमें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, बट हम तुम्हें तब बताएंगे जब तुम अपना ये 2 घंटे का काम कर लोगे। तुम्हें नेक्स्ट स्टेप जानने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नीड टू नो का सिद्धांत वहां पे चलाया गया था। दूसरी जो चुनौती थी वो थी अमेरिकी निगरानी। 1995 में भारत ने परीक्षण की दिशा में कुछ शुरुआती तैयारी की थी, लेकिन अमेरिकी निगरानी से जुड़ी चिंताओं और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उस समय परीक्षण नहीं किया गया। इस अनुभव से भारत ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अगली बार तैयारी और भी अधिक गोपनीय होगी। 1998 में जब मिशन दोबारा शुरू हुआ तो हर गतिविधि बेहद सावधानी से की गई। कई काम रात के समय किए गए जहां संभव था कि गतिविधियों को सामान्य सैन्य या इंजीनियरिंग कार्य जैसा दिखाया गया। यह किसी फिल्म जैसा नहीं था बल्कि महीनों की अनुशासित योजना का परिणाम था। तीसरी चुनौती अगर आती है वो है राजस्थान की भीषण गर्मी। देखो, राजस्थान से मैं भी हूँ, तो राजस्थान में जो मार्च, अप्रैल, मई, जून भी ले लो,
तो जो भीषण गर्मी पड़ती है ना, वो रियल में जो लोग बाहर रहते हैं, जो एसी में लोग काम करते हैं या जो एक कोई ठंडी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे काम करना बोले तो एक इम्पॉसिबल जैसा ही हो जाता है। मतलब कांटे की धार जैसा हो जाता है कि यार इतनी धूप में कैसे काम करेंगे। तो मई का महीना, पोखरण, तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, रेत इतनी गर्म कि कुछ मिनट खड़े रहना भी कठिन हो जाए। इसी मौसम में वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक लगातार काम कर रहे थे। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, इतना बड़ा चैलेंज, तेज धूप, रेत के तूफान और सीमित सुविधाएं, लेकिन मिशन रुक नहीं सकता था। और चौथी चुनौती थी भूमिगत इंजीनियरिंग। परमाणु परीक्षण केवल बटन दबाने का नाम नहीं है कि हमने बटन दबा दिया परमाणु परीक्षण हो गया। जी नहीं, इसके लिए धरती के भीतर विशेष शाफ्ट तैयार किए जाते हैं। इसके लिए धरती के भीतर विशेष शाफ्ट तैयार किए जाते हैं। इनकी गहराई, संरचना और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इंजीनियरिंग में गंभीर त्रुटि हो जाए तो परीक्षण का वैज्ञानिक डेटा प्रभावित हो सकता है या अन्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। इसलिए हर माप, हर केबल और हर सेंसर को कई बार जांचा गया। और पांचवी चुनौती जो सामने आती है वो है उपकरणों का सुरक्षित परिवहन। परमाणु परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उन्हें सही तापमान, सही स्थिति और सही समय पर परीक्षण स्थल तक पहुंचाना आवश्यक होता था। यदि किसी चरण में उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते तो महीनों की तैयारी प्रभावित हो सकती थी। इसलिए परिवहन की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी कि परिवहन, इसको जो ट्रांसपोर्ट है वो अपन कैसे करेंगे। और जो छठी चुनौती थी वो समय का दबाव था। वैज्ञानिक जानते थे कि तैयारियां हमेशा लंबे समय तक छिपाकर नहीं रखी जा सकती। हर दिन जोखिम बढ़ रहा था। इसलिए एक बार जब अंतिम चरण शुरू हुआ तो सभी टीमों को तय समय के भीतर अपना काम पूरा करना था। यह केवल विज्ञान नहीं बल्कि समय के साथ दौड़ थी। मतलब आपको काम भी करना है, आप काम भी कर रहे हो और टाइम भी आपके पास कम है, लिमिट टाइम है। मतलब आपको प्रेशराइज्ड काम कर रहे हो और इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हो और आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है कि अब हमने इस ढांचे को खड़ा कर दिया है। अब अगर कहीं से लीक हो गई न्यूज़ या कुछ हो गया तो सालों की मेहनत पे पानी फेर जाएगा यार। इसलिए उनके ऊपर भी, वैज्ञानिकों के ऊपर भी दबाव आ गया था कि आप थोड़ा इस काम को अपन और फास्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सातवीं चुनौती अगर मैं कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय परिणाम। भारत को पहले से पता था कि परीक्षण के बाद आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लग सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो पता चलेगा, दूसरे देशों में पता चलेगा कि मेरे बाजू वाले ने ये कर लिया, तो वो क्यों शांत बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो भारत को इस चीज का पहले से पता था कि परीक्षण के बाद आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लग सकते हैं, विदेशी सहायता प्रभावित हो सकती है, कई देश विरोध कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह था, क्या सुरक्षा से बड़ा कोई समझौता हो सकता है? सरकार ने निर्णय लिया कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हम इस काम को अंजाम देंगे, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। हम उसकी भी रणनीति है, उसका भी प्लान है वो बनाएंगे, और प्लान उन्होंने बना के रखा था। और आठवीं चुनौती जो उनके सामने आई वो था मानसिक दबाव। देखो, मेंटल प्रेशर जब होता है ना इंसान को, तब काफी कुछ नुकसान हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप वर्षों से एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में अपने परिवार तक को नहीं बता सकते। आपका हर दिन गोपनीयता में बीतता है। एक छोटी सी गलती और वर्षों की मेहनत समाप्त।
मतलब आप अपने डियर लोगों को भी नहीं बता पा रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो कितना गोपनीय होता है यार। वो मेंटल प्रेशर तो होता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को नहीं बता पा रहा। यही दबाव भारतीय वैज्ञानिकों और सैनिकों ने झेला था, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। और वो धैर्य कोई तो सलामी है, धैर्य कोई सलामी है, गोपनीयता कोई सलामी है इस मिशन में। और फिर आया वह क्षण 11 मई 1998, जब सभी प्रणालियां तैयार थी, काउंटडाउन शुरू हुआ। हर धड़कन तेज थी, हर निगाह मॉनिटर पर थी। कुछ ही सेकंड बाद रेगिस्तान की धरती कांपी, धूल का विशाल गुब्बारा आसमान की ओर उठा और कंट्रोल रूम में वह संदेश दिखाई दिया जिसका वर्षों से इंतजार था। मिशन सक्सेसफुल। जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए लोग तरस रहे थे कि कब ये हम देखें, कब ये हमको सुनने को मिलेगा, कब ये देखने को मिलेगा कि मिशन सक्सेसफुल। उस समय केवल एक परीक्षण सफल नहीं हुआ था, सफल हुई थी भारत की वैज्ञानिक क्षमता, भारतीय सेना का अनुशासन, सरकार का साहस और करोड़ों भारतीयों का आत्मविश्वास। उस दिन दुनिया ने महसूस किया कि भारत केवल इतिहास पढ़ने वाला देश नहीं, इतिहास लिखने वाला देश भी है। दोस्तों, राजस्थान के उस शांत रेगिस्तान में आज भी हवा वैसे ही चलती है, रेत आज वैसे भी उड़ती है, लेकिन 11 मई 1998 को उस रेत के नीचे जो हुआ, उसे केवल धरती को नहीं हिलाया, उसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और अपने सम्मान के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। पोखरण सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, पोखरण सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के आत्मविश्वास का विस्फोट था। यह उन वैज्ञानिकों की वर्षों की तपस्या का परिणाम था जिन्होंने बिना किसी पहचान की चाहे के देश के लिए काम किया। यह उन सैनिकों के विश्वास की कहानी थी जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लिया। और यह उस भारत की कहानी थी जिसने दुनिया को यह संदेश दिया, हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना। याद रखिए, इतिहास में वही राष्ट्र सम्मान पाते हैं जो अपनी आज़ादी की कीमत समझते हैं और उसकी रक्षा करने का साहस रखते हैं। और शायद इसीलिए पोखरण का सबसे बड़ा धमाका धरती के नीचे नहीं हुआ, वह हर भारतीय के दिल में हुआ था, जिसने पहली बार महसूस किया कि हमारा देश अब किसी से कम नहीं। तो तब तक अपने देश से प्यार कीजिए, सच को जानिए और हमेशा याद रखिए, शांति की रक्षा शब्दों से नहीं, सामर्थ्य से होती है। तो बस मैं इसी के साथ यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो आज की ये डॉक्यूमेंट्री है वह केवल परमाणु परीक्षण की कहानी नहीं थी, यह उस विश्वास की कहानी थी जो एक राष्ट्र को असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसने आज़ादी के समय गरीबी देखी, संसाधनों की कमी देखी, युद्ध देखे, प्रतिबंध झेले और फिर भी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने परिस्थितियों से बड़ा सपना देख की हिम्मत रखी, सपना जो है वो देखने की हिम्मत रखी। जब दुनिया कह रही थी कि भारत नहीं कर पाएगा, तब भारत के वैज्ञानिक चुपचाप काम कर रहे थे। मतलब इग्नोर करना उनको बहुत बड़ी बात है। और उसके पास, और उससे भी बड़ी बात है कॉन्फिडेंशियल। कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी होता है देश की तरक्की के लिए। और उस कॉन्फिडेंशियल जब एक चीज को रखना है और वो 500 लोगों को पता होती है और 501 नंबर को पता ना चले,
तो वो जो एक बड़ा ग्रुप का कॉन्फिडेंशियल रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आई थिंक अगर हम बात करते हैं तो दो लोगों के बीच में चीजें कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती। वही अगर उसको सुबह अपन बताएंगे तो वो शाम को कहीं ना कहीं बता देगा। लेकिन 500 लोगों में, 1000 लोगों की इतनी बड़ी टीम में इतनी बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोगों ने परिस्थितियों से बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। जब दुनिया कह रही थी भारत नहीं कर पाएगा, तब भारत के वैज्ञानिक चुपचाप काम कर रहे थे। जब दुनिया प्रतिबंध लगा रही थी, तब भारतीय इंजीनियर कई तकनीक बना रहे थे। जब चुनौतियां रास्ता रोक रही थी, तब कुछ लोग रास्ता बदलने के बजाय इतिहास बदलने में लगे थे। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब आप अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, आपको फल 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 जरूर मिलेगा। जिंदगी में जीतने के लिए सबसे पहले अपने इरादों को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि संसाधनों की कमी इंसान को नहीं रोकती, छोटी सोच जो रहती है ना वो रोकती है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। हर महान राष्ट्र, हर महान वैज्ञानिक, हर महान सैनिक और हर सफल इंसान कभी ना कभी बिल्कुल वही खड़ा था जहां आज शायद आप खड़े हैं। अनिश्चितता, संघर्ष और चुनौतियों के बीच फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने हार मानने से पहले कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने डू वाला काम किया, करना है। इसलिए मेरा अगर पर्सनल अगर मोटिव है तो ये है कि अगर आपने सामने भी कोई सपना है, आपके सामने भी कोई सपना है, अगर लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, अगर हालात आपके खिलाफ हैं, तो पोखरण को याद कीजिए। याद रखिए कि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये हमने कितनी बार सुना है, बट ये पोखरण की कहानी या डॉक्यूमेंट्री सुनने के बाद ऐसा लगता है, या बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में इसी पे सूट होता है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब इरादे राष्ट्र के लिए हो तो रेगिस्तान की रेत भी इतिहास लिख देती है। कितनी बढ़िया लाइन है, बहुत ही बढ़िया लाइन है कि जब इरादे राष्ट्र के लिए हो, आप अपने राष्ट्र के लिए जब इरादे लेके बैठे हो तो रेगिस्तान की रेत भी इतिहास लिख देती है। तो ये बात है, इतिहास कभी ताकतवर लोगों का नहीं होता, इतिहास उनका होता है जिन्होंने कठिन समय में हार मानने से इनकार कर दिया। और पोखरण के अंदर जितने भी साइंटिस्ट लगे थे, जितने भी फोर्स लगी थी, जितने उपकरण लगे थे, जितने सरकारी कर्मचारी जिसमें इन्वॉल्व हुए थे, उन्होंने यही तो चीज किया। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया बस। और जिसने हार मानने से इनकार कर दिया उसका फिर क्या ही कर लेंगे, वो तो फिर करके ही मानेगा जो उसको करना है। एक मजबूत राष्ट्र की पहचान उसकी सेना से शुरू होती है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके वैज्ञानिकों, शिक्षकों और जागरूक नागरिकों से ही बनती है। तो उस समय जो वैज्ञानिक थे, जो इंजीनियर्स थे, जो सैन्य शक्तियां थी, वो सब ने मिलके जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रख के इतना बड़ा भारत के लिए काम किया, तो वो रियल में काबिल तारीफ है। और उसके लिए तो बहुत बहुत सैल्यूट है हमारा। जिस देश के युवा सीखना नहीं छोड़ते हैं, उस देश की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती है। कहाँ उनको रोका था, वो
अड़के बैठ गए थे, हम इसको टेस्ट करके लेंगे और इसमें सक्सेसफुल होंगे। और जब उनके सामने वो जो वर्ड आया मिशन सक्सेसफुल, तो उनकी जो सपने थे उसके 4 चांद लग गए। वो उनके सपना जो वो रियलिटी में बदल गया। लोग ने बोला कि आप सालों तक इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखो, और फिर पूरी दुनिया उस कॉन्फिडेंशियल चीज़ को देखने लग गई। तो क्या आपने कमाया, क्या आपने नाम कमाया, क्या आपने भारत देश के लिए किया, वो सच में बहुत सैल्यूट वाला है, सैल्यूट वाला काम है। तो इसलिए जिस देश के युवा सीखना नहीं छोड़ते, उस देश की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जीत हमेशा सबसे ताकतवर की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो सबसे कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। वैज्ञानिकों ने, सब लोगों ने कहा इन चीज से नजर हटाई थी। कुछ फैसले एक दिन बदलते हैं और कुछ फैसले आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलते हैं। महान राष्ट्र युद्ध जीत कर नहीं बनते, वे ज्ञान, अनुशासन और आत्मनिर्भरता से बनते हैं। जब इरादे देश के लिए हो तो हर कठिनाइयों एक परीक्षा बन जाती है, और हर परीक्षा इतिहास। रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती है जो रुकना नहीं जानते। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो चुनौतियां भी बड़ी होगी, लेकिन याद रखिए बड़ी चुनौतियों की बड़े इंसान और बड़े राष्ट्र बनाती है। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं निभाई जाती, ईमानदारी से अपना काम करना भी राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। दुनिया आपकी बात तब सुनती है जब आपके पास अपने शब्दों के साथ उन्हें सुरक्षित रखने की क्षमता भी होती है। तो याद रखिए दोस्तों, इतिहास पढ़ना हमें ज्ञान देता है, लेकिन इतिहास से सीखना हमें महान बनाता है। इसलिए अतीत पर गर्व कीजिए, वर्तमान में मेहनत कीजिए और ऐसा भविष्य बनाइए जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। क्योंकि राष्ट्र का भविष्य केवल सरकारें नहीं बनाती, उसे हर वह नागरिक बनाता है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करता है। जय हिंद, जय भारत।